नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आजादी की 70वीं सालगिरह पर आप विशेष देख रहे हैं, जिस पर हिंद को नाज है। आज बात हरित क्रांति की बदौलत हुए चमत्कार की। कभी अनाज का आयात करने वाला देश आज अनाज निर्यात कर रहा है, अनाज के पैदावार में आत्मनिर्भर हो चुका है। आजादी के 75वें साल के जश्न में आज बात हरित क्रांति की, जिसकी शुरुआत की थी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे के साथ। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। शास्त्री जी के इस नारे और उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज भारत उस हरित क्रांति की बदौलत दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुका है। आज भारत गेहूं का दुनिया में दूसरा, चावल में दूसरा, दालों में पहला, चीनी में दूसरा और कपास में पहला सबसे बड़ा उत्पादक है। यही नहीं, आलू पैदा करने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। सब्जियों, फलों के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। मसालों के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। दुनिया भर में भारत के इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, हरित क्रांति का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के इस खेत का हरित क्रांति में खास योगदान है। ये खेत पूसा यानी कृषि अनुसंधान संस्थान का है। 1965 में भारत ने गेहूं की एक नई उन्नत किस्म IR4 का आयात किया, जिससे हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर 18,000 टन बीज आयात किया गया था, जिसे पूसा के इस खेत में बोया गया था। यहाँ से जो गेहूं पैदा हुआ वो मोटे दाने का था और उसी ने हरित क्रांति की नींव रखी। 50 के दशक में भारत को अनाजों का आयात करना पड़ता था, लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। 1950 में जहां अनाज का उत्पादन सिर्फ 5 करोड़ टन हुआ करता था, आज 2017 में यह बढ़कर करीब 27 करोड़ टन हो चुका है। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान और चीन से हुई जंगों के बाद देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी थी। अनाज की कमी से हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। रही सही कसर 65 में पाकिस्तान से एक और जंग ने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने एक ही लक्ष्य था, देश में अनाज की कमी को पूरा करना। प्रतीक के तौर पर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री निवास के लॉन में ही अनाज उगाने का फैसला किया और 2 बैलों के साथ लॉन की जमीन की जुताई शुरू कर दी। हरित क्रांति के जनक SS स्वामीनाथन की इसमें बड़ी अहम भूमिका रही और उन्हें शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम का काफी सहयोग मिला। डॉक्टर स्वामीनाथन जो इस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे, तो उन्होंने एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन का प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि पूरे भारत में हमारे जो नई प्रजातियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाए। बांध के पानी को गांव-गांव पहुंचाने के लिए नहरें बनी, खेतों में कुएं खुदवाए गए, किसानों को खाद मुहैया करवाई गई, कीटनाशक दिए गए। आसान शब्दों में कहा जाए तो सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक और किसानों को फसल के उचित दाम, इन सब फैक्टर्स का सामूहिक नाम ही हरित क्रांति है। आज सरकार के पास 2.5 करोड़ टन अनाज का बफर स्टॉक है। भोजन के अधिकार के तहत देश की 80 करोड़ आबादी को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं 2 रुपए किलो की दर से और 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ये सब हरित क्रांति के कारण ही मुमकिन हो सका है। आज देश दूसरी हरित क्रांति की ओर बढ़ रहा है। पहली हरित क्रांति में गेहूं पर जोर था, तो दूसरी में धान के उत्पादन को ध्यान में रखा गया है। राजस्थान में जयपुर के पास फागी में बजरंग लाल के जहन में अब भी पहली हरित क्रांति की याद ताजा है। पहले खेती में लागत बहुत कम थी, बैलों से खेती कर लेते थे और ये कीटनाशक दवाएं नहीं चलती थी, अच्छी फसल होती थी, बढ़िया फसल होती थी। पहले जो मूल्य मिलता था ना, वो मूल्य नहीं मिल रहा है आज। देश को दूसरी हरित क्रांति की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि पिछले 20 सालों में कर्ज, सूखा, गरीबी, भुखमरी के चलते 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों को कभी प्याज सड़क पर फेंकना पड़ता है तो कभी टमाटर।
हरित क्रांति के साथ ही सदाबहार क्रांति आए खेती में, जो सतत उत्पादकता को कायम रखे, सतत उत्पादन को कायम रखे, और इस दिशा में हमारी सरकार ने काम शुरू किया। हरित क्रांति के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और उसकी पगड़ी यानी इज्जत का खास सम्मान किया जाता था। आज किसान अन्नदाता जरूर है, लेकिन उसकी पगड़ी हर कोई उछाल देता है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ विजय विद्रोही, फागी, जयपुर, एबीपी न्यूज। अब वो जो आजादी के 70 सालों में ना हो सका, भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैलता रहा, फैलता ही जा रहा है। तमाम कानून बने लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और ना ही खत्म हो रहा है। क्यों नहीं लग रही भ्रष्टाचार पर लगाम, देखिए। हम इस बात का इनकार कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। देश में लगे जिस दीमक की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की, उस दीमक की कुछ बानगी आपको दिखाते हैं। विदिशा, मध्य प्रदेश। विदिशा के 24 साल के सुशील चौबे विद्यार्थी को परमानेंट लाइसेंस बनवाना था। आरटीओ विभाग में जो लाइसेंस 2 महीने में इंच भर आगे नहीं बढ़ा, वो दलाल को 1000 की चाय पानी करने में 15 दिन में घर पहुंच गया। कई बार आरटीओ के चक्कर काटे, कोई अधिकारी बोलता है डेट पे आना, डेट पे जाने के बाद भी वो टाइम पे नहीं मिलते वहाँ पे। तो फिर मैंने 2-1 दिन बाद एक दलाल से मिला, उनको 1000 रुपए दिए। ऑनलाइन फीस कटने के बाद भी 1000 रुपए लगे, जब मेरा 15 दिन बाद लाइसेंस घर पे आया। मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ के कंकर खेड़ा इलाके के रहने वाले बॉबी रामा फूड कोर्ट नाम से रेस्टोरेंट चलाते। बिजली कनेक्शन के लिए 2 महीने पहले आवेदन किया था, बदले में मिले बिजली विभाग के चक्कर। नियम सीधा सा है, तंत्र जितने चक्कर लगवाएगा सुविधा शुल्क उतना बढ़ेगा। एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, अभी तो हमारे अधिकारी नहीं आए, और कुछ दिनों बाद गए कि भाई अब कुछ समय और लगेगा। कभी 2 महीने से वो हमें किसी न किसी वजह से वो टरकाते जा रहे हैं। जयपुर, राजस्थान। ये है उद्योगपति संदीप सप्रा। जयपुर में फैक्ट्री खोलना चाहते थे, पर उन्होंने खोली अमेरिका और चीन में। वजह उन्हीं के मुंह से सुनिए। वहाँ के हर एरिया का एक मेयर होता है, उस मेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एरिया में वो कितनी इंडस्ट्री को लेके आया, कितना उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया और कितना उसने टैक्स कलेक्शन करवाया उस एरिया के अंदर। उसके बेस पे उसकी प्रमोशन डिपेंड करती है मेयर की। और करप्शन वहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा कम है, हिंदुस्तान में करप्शन लोअर लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 राज्य, 3 शहर और 3 तरह के लोग। हर कोई सिस्टम में लगी दीमक से परेशान। राशन लाइसेंस से लेकर फैक्ट्री लगाने वाले भी इस दीमक से परेशान हैं। राजनीति के नारों से लेकर हजारों किस्से, कहानी, कविताओं में इसका जिक्र है। मेरा अनुसंधान देखिएगा, पहला नजराना, ये काम होने से पहले दिए जाने वाला ऑफर है और पूरी तरह से देने वाले की भाव इच्छा पर ले जाना है। दूसरा शुक्राना, ये काम होने के बाद बतौर शुक्रिया किया जाता है, उसमें लेने वाले को अचानक प्राप्ति के कारण बड़ा मजा आता है। तीसरा हकराना, यानी हक बनता है जनाब, बंधा बंधाया हिसाब, आपसी सेटलमेंट, 10% पेमेंट। चौथा जबराना, यानी जबरदस्ती का, ये देने वाले की नहीं, लेने वाले की इच्छा क्षमता शक्ति पर डिपेंड करता है, उसमें मना करने वाला नहीं। कवियों का ये व्यंग सिर्फ हंसी से नहीं, बल्कि मौजूदा स्थिति के दर्द से निकलता है। ये आंकड़े इसके गवाह हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जनवरी 2017 की रिपोर्ट में दुनिया के 176 देशों में भारत करप्शन के मामले में 79वें नंबर पर है। मार्च 2017 के एक और सर्वे में एशिया पैसिफिक के 16 देशों में भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब देखते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर है कहाँ। सरकार से जुड़े काम कराने के लिए 10 में से 7 लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। पब्लिक स्कूलों में रिश्वत देनी पड़ी 58% लोगों को। अस्पतालों में रिश्वत देनी पड़ी 59% लोगों को। पहचान पत्र बनवाने में रिश्वत देनी पड़ी 59% लोगों को। पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी 55% लोगों को। कोर्ट से जुड़े लोगों को रिश्वत देनी पड़ी 45% भारतीयों को। एक अहम आंकड़ा ये भी कि देश में अमीरों को 55% मामलों में रिश्वत देनी पड़ती है, तो गरीबों को 73% मामलों में रिश्वत देनी पड़ती है। इस करप्शन का खामियाजा भुगतना पड़ता है देश को। योजना आयोग की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक देश की जीडीपी का 1.5% करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। सीएमएस 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीय परिवार को सालाना
1840 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। इसकी वजह है पिछले 70 साल में भ्रष्टाचार के बाद भी मजबूत कानून ना बनना। 1948 का 80 लाख का जीप घोटाला, 1987 का 64 करोड़ का बोफोर्स तोप घोटाला, 1999 का ताबूत घोटाला, 2012 का 1,86,000 करोड़ का कोयला खदान घोटाला। आज़ादी के बाद के 70 सालों में देश के 40 से बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन इन घोटालों पर रोक लगाने में सक्षम लोकपाल बिल इसी संसद में पिछले 40 सालों से अटका रहा। वर्तमान सरकार या भ्रष्टाचार के प्रति जितने प्रावधान हैं उतनी ही उत्सुक है जितनी कोई और सार के ज़्यादा हद है कि बहुत से कार्य जल्दबाजी में यूपीए सरकार ने किए, क्योंकि उस समय उन पर जंतर मंतर का दबाव था, तो उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी लोकपाल लाएंगे तो शायद चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए आधा अधूरा ड्राफ्ट यदि आप स्वयं भी पढ़ें वो ऐसा था कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही कठिन है। केंद्र में मजबूत लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने लंबा आंदोलन चलाया था। 40 साल के इंतजार के बाद 16 जनवरी 2014 को लोकपाल कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन देश को आज भी पहले लोकपाल का इंतजार है। लोकपाल के सामने मामले तो तब आएंगे जब कोई विसल बजाएगा, लेकिन विसल ब्लोअर एक्ट भी लोकपाल की तरह ही संसद में अटका पड़ा है। विसल ब्लोअर्स एक्ट तो ऑर्डिनेंस भी पास हो गया, इसको केवल नोटिफाई करना था, उसको पुनः खोल के पार्लियामेंट में अभी उसको वापस चर्चा करा रहे हैं और वीकन कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं काफ़ी तक। ग्रीवेंस रिड्रेस वाला बिल उस समय पास भी नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस भी नहीं हुआ। इन्होंने ऑपोजिशन में हमें कहा था कि जरूर इसको पास कराएंगे, बहुत अच्छा बिल है, उसकी तो जिक्र ही नहीं है। इसी तरह भ्रष्टाचार निरोधक कानून को सख्त बनाने का बिल भी राज्यसभा में अटका पड़ा है। 70 साल बाद भी भ्रष्टाचार खात्मे की बातें हैं, वादे हैं, नारे हैं, लेकिन सवाल ये कि ये काम पिछले 70 साल में क्यों नहीं हो पाया। विदिशा से ब्रजेश राजपूत, मेरठ से रक्षित सिंह और दिल्ली से राजन सिंह के साथ विजय विद्रोही की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।